हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज है 19 जून और 19 जून से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी आप सभी के लिए जानकारी है कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों की इस प्रकार से हो पाएगी क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लाइव आकर के नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल ये आज के लिए रहेगा, ठीक है। कल से दोबारा से वैसे ही क्लासेस रहेंगी जैसे कि आपकी होती आई है। चलिएगा, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को पता है कि ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है या ज्ञानकोश नाम से ही एप्लीकेशन है जो कि डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहां से इसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा, आज की करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि जहाजरानी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सी प्लेन सेवाओं को विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। अब जो ये सी प्लेन सेवाएं हैं, यानी कि समुद्र के ऊपर जो प्लेन की तरह चलती है, ऐसी सेवाओं को विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में अब जहाजरानी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब ये समझौता किया है। तो चलिएगा, इस प्रश्न के पहले बात करते हैं चारों ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके साथ में समझौता किया गया है। अब दूसरा ऑप्शन है गो फर्स्ट। गो फर्स्ट की स्थापना 4 नवंबर 2005 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, नुलसी वाडिया। तीसरा ऑप्शन है इंडिगो एयरलाइंस, जिसकी स्थापना 4 अगस्त 2006 में हुई थी। सीईओ कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, रोनो दत्ता। उसके बाद में एयर इंडिया, ऑप्शन डी। इसमें देखिएगा कि 29 जुलाई 1946 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक कौन है, राजीव बंसल। तो ये सारी जानकारियां जो है ये तो हमने पढ़ी है इनके विकल्पों से। अब इस प्रश्न की तरफ दौड़ते हैं। देखिएगा, जहाजरानी और उड्डयन मंत्रालय के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने समझौता किया है और भारत में जो नई जल हवाई अड्डे और नए समुद्री विमान मार्गों का संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं कि इसके तहत क्या होगा कि 450 करोड़ रुपए की लागत से देश में 28 सी प्लेन रूट बनाए जाएंगे और 14 वाटर एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए दो यहां से मंत्रियों के नाम आते हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि जहाजरानी, ये हिंदी में लिखा है ऊपर, जहाजरानी और उड्डयन नागरिक मंत्रालय, इसी को इंग्लिश में नीचे लिख दिया गया, ठीक है। इसके मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया नहीं है, मंडाविया है, ठीक है, जो कि राज्यसभा गुजरात से चुने गए हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा से मनोनीत है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको इस पहले प्रश्न से मिल जाती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आता है कि साइंस रिपोर्ट 2021 ए रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा जारी करी गई। तो देखिएगा, चार ऑप्शन फिर से आपको मिलते हैं। चार ऑप्शन तो आपको हर प्रश्न में मिलते ही रहेंगे। यहां से बताइएगा कि किसके द्वारा करी गई है। तो ये जो है ये यूनेस्को के द्वारा करी गई है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। बात करूंगा मैं आपसे आगे चल के कि यूनेस्को के द्वारा तो ये जारी करी गई है। इसके अनुसार ये बताया गया है कि जो भारत का अनुसंधान में निवेश है, जो भारत देश का जो कि ये जो अनुसंधान में निवेश है ये असंतोषजनक है, यानी कि बिल्कुल बेकार भारत का निवेश है। बहुत कम भारत देश इसमें निवेश करता है। रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो भारत का निवेश जो है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का मात्र 0.7% रहा है। ये सोचने योग्य बात है, ठीक है। 2021 में इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो 7वां संस्करण इस रिपोर्ट का जारी किया गया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट 1993 में जारी करी गई थी और ये रिपोर्ट प्रति 5 वर्ष के पश्चात जारी करी जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे कि 2021 रिपोर्ट जो है वो 2021 रिपोर्ट किसने लिखा है, तो 2021 रिपोर्ट को सुनील मणि ने लिखा है, जो कौन है, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम केरल के निदेशक है, डायरेक्टर हैं। तो ये सारी जानकारी हमने पढ़ ली है। लेकिन यूनेस्को जिसने की स्थापना करी है उसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो देखिएगा, यूनेस्को यूएनईएससीओ फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हुई इसकी फुल फॉर्म।
जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष या महानिदेशक की अगर मैं बात करूं तो ऑनरे अजोले जो हैं वे इसके महानिदेशक है या डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से पीयूष गोयल ने भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच 2021 में किया है। लेकिन चारों ऑप्शन से बात करेंगे। अरविंद गणपत सावंत कौन है? ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। स्मृति जुबिन ईरानी जो कि महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह जोशी जो कि संसदीय कार्य, कोयला और उद्यमिता मंत्री हैं। तो ये 4 ऑप्शन से जानकारियां मिली। उसके बाद देखिएगा इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 14 और 15 जून को इसका आयोजन किया गया। अब 2021 का विषय क्या रहा? तो इसका विषय रहा टुवर्ड्स ए ग्रीन एंड इंक्लूसिव रिकवरी। और अगर मैं बात करूं आपसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच के बारे में, यानी कि UNCTAD का ये एक उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच है। और अगर ये UNCTAD का उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच है तो इसके बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ेंगे। देखिएगा UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इतनी बात समझ में आई? तो चलिएगा बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 195 है। हेड कौन है? रेबेका ग्रिस्पन, ठीक है। और कार्यवाहक महासचिव की अगर हम बात करें तो इसाबेल दुरंत जो है वे इसके कार्यवाहक महासचिव है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसका प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि सेबी बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि जो सेबी बोर्ड है, सेबी बोर्ड में भारत के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो यहां से देख लीजिएगा आनंद मोहन, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से एकदम करेक्ट होगा। बात करेंगे मनोज जैन के बारे में जो कि CMD है, यानी कि चीफ में अध्यक्ष, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के CMD है, चेयरमैन है, साथ साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर है। वेणुगोपाल धूत कौन है? वे है CMD वीडियोकॉन ग्रुप के। उसके बाद में सलिल पारेख कौन है? वे MD और CEO हैं। इंफोसिस लिमिटेड के MD और CEO कौन है? सलिल पारेख। उसके बाद में उत्तर की व्याख्या के सेबी बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं आनंद मोहन। वे वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है और उन्होंने जुलाई 2006 से जून 2011 तक वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य किया। और उन्होंने तरुण बजाज का स्थान लिया जो अब राजस्व सचिव है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अगर हम बात करें तो KVR मूर्ति है, ठीक है। उसके बाद में एक बात और देख लीजिएगा कि बस सेबी के बारे में बात करेंगे। सेबी की सबसे पहले फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1992 में। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सारी जानकारियां आपके पास यहां से मिल जाती है। उसके बाद में बात करता हूं प्रश्न नंबर 5 की कि शेनझोंग 12 जो है ये मानव अंतरिक्ष यान है। इसे लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा करी गई है? कौन सा ऐसा देश है जिसने इसको लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ऐसा देश है, नाम से पता लगाइएगा, शेनझोंग। कहां का हो सकता है? या तो जापान का या चीन का। तो जापान और चीन में से ये जो है ये है चीन का, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से एकदम सही रहेगा। बात करेंगे आगे, देखिएगा कि अगर चीन की इसके बारे में बात करें तो 2016 के बाद में ये पहला मानव अंतरिक्ष यान है, जिसका अर्थ शेनझोंग 12 का अर्थ है, शेनझोंग का अर्थ होता है दिव्य पोत। और इसमें 12 चीनी अंतरिक्ष यात्री जो हैं वे अंतरिक्ष में जाएंगे। यह कुल मिलाकर चीन का 7वां क्रू मिशन है। अगर क्रू मिशन की बात करी जाए तो ये चीन का कौन सा क्रू मिशन है? ये 7वां क्रू मिशन है। और इसे जो है चीन की कम्युनिस्ट, ये जो लॉन्च किया जाएगा तो इस लॉन्चर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के रूप में भी देखा जा रहा है। और इसका उद्देश्य, इसमें चीन का उद्देश्य क्या है? इसको लॉन्च करने का जो चीन का उद्देश्य है वो ये है कि 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष यान शक्ति बनना, ठीक है। उसके बाद में 2011 में शेनझोंग 11 अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किया गया था चीन के द्वारा। अब यह शेनझोंग 12 है, ठीक है ना। उसके बाद में 5 प्रश्न के बाद हमारा आता है आज का प्रश्न जो ये है कि सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर में
के शेयर में भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि भारत का जो स्थान है वो अब कौन सा रहा है। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। आगे चलते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू करी गई, तो ये अर्जुन मुंडा ऑप्शन डी के द्वारा ये शुरू करी गई है। चलिएगा छठा प्रश्न कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन से देश ने करी। अब ऐसा कौन सा देश है जिसने कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आपने बताना है कि ऐसा देश कौन सा है। ऐसा देश जो है वो आप लोगों के सामने है न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन जो है वो आपका डी यहां से सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं कोलंबिया। कोलंबिया जो है वो अंतरिक्ष में भेजने जाने वाला पहला स्पेस शटल जो था वो कोलंबिया का था। अमेरिका की बात करूं तो चांद पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन है, चीन है, जिसने कि नील एल्डन आर्मस्ट्रांग जो कि 1969 में भेजे थे। सोवियत संघ की बात करें, रूस की बात करें तो चंद्रमा पर जो पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था 1957 में वो करा गया था सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है ना, चलिएगा बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के द्वारा भेजा जाएगा, जिसके नाम की अगर मैं बात करूं तो वीजा VISA वुडसेट ये इसका नाम है। डिजाइन और निर्माण किसने तैयार किया है, फिनलैंड के द्वारा। ये आज का टॉप प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसे पृथ्वी की कक्षा में 2021 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा, इस वर्ष के अंत तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। जिसके बारे में अगर मैं वीजा वुडसेट के बारे में बात करूं तो ये एक घन के आकार का है जो कि 10 और 10 सेंटीमीटर यानी कि चारों तरफ से घन होता है कि चारों तरफ से एक जैसा होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो समान होती है, तो इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर का नैनो उपग्रह है। ये प्लाईवुड से बने मानकीकृत बक्से और सतह पैनल से बनाया जाएगा। इसके साथ में ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्नर से जो जोड़ा गया है वो एल्यूमिनियम के रोड के द्वारा जोड़ा गया और ये पृथ्वी से 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। इसे अंतरिक्ष में सूखा रखने के लिए भी थर्मल वैक्यूम चैम्बर का प्रयोग में रखा जाएगा, जिससे कि ये अंतरिक्ष में जाकर के सूखा रहे। उसके बाद में इसमें सेंसर भी लगे हैं और ये जो सेंसर है ये किसने विकसित किए गए हैं, तो ये ESA के द्वारा सेंसर विकसित किए गए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसे भेजने का जो उद्देश्य है वो है कि भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के लिए लकड़ी की सामग्री के स्थायित्व का परीक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिएगा अभी खत्म नहीं हुई जानकारी, अभी इसमें जानकारियां थोड़ी और बची है। क्या जानकारियां बची है कि हमने कहा कि भाई इसके सेंसर तो ESA ने लॉन्च किए हैं, विकसित किए, तो ESA के बारे में देखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना, इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 30 मई 1975 में करी गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक जोसेफ अस्चबाचेर है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो जो है वह जोहान डीट्रिच वॉर्नर जो है वे इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की कि भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन में निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए, तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब नियुक्त किए गए हैं। तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें से आप देखिएगा आशीष चांदोरकर जो है वे अब नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो रहेगा। लेकिन ज्ञानेंद्र निगोम्बम कौन है, वे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह कौन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। अरविंद कुमार कौन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। तो ये ऑप्शन से जानकारियां मिली। अब मैं बताता हूं कि आशीष चंदोरकर जो हैं उनकी नियुक्ति आगामी 3 वर्षों के लिए करी गई है और वे निदेशक है, डायरेक्टर है किसके, स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च बेंगलुरु के वे वर्तमान में निदेशक है। और देखिएगा यहां से विश्व व्यापार संगठन का मतलब है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महानिदेशक कौन है, नागोजी अकोंजो इवियाला। मुख्यालय कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। सदस्य देश कितने हैं, 164 इसके सदस्य देश है। और भारत कब जुड़ा था इससे, तो भारत जो है वो WTO से 1995 में जुड़ा था, ये ध्यान रखिएगा बात को। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितना लगाया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि कितना अनुमान भारत
यहां पर लगाया गया। तो 9.5% जो वृद्धि का अनुमान है वो CII ने यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने लगाया है। अब और इंपोर्टेंट कहां था तो देखिएगा 10.2% वृद्धि का अनुमान किसने लगाया? केयर रेटिंग्स ने लगाया। 8.3% वृद्धि का अनुमान किसने लगाया? विश्व बैंक ने लगाया। 12.8% वृद्धि का अनुमान किसने लगाया? फिच रेटिंग्स ने लगाया। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती है, जिसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में थोड़ी बातें और जान लीजिएगा। स्थापना कब हुई थी? 1895 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना, कि भारत देश का बस विकास करना ही, एक माहौल बनाए रखना, एक माहौल तैयार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके बारे में मैं बात करता हूं आगे चल के। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत के अगर मैं स्थान की बात करूं तो 135 यानी कि 135वां स्थान भारत का रहा है। बहुत पीछे रहा है भारत इसमें शांति के सूचकांक में। देख लीजिएगा, पहले तो मैं बताता हूं कि ये सूचकांक का 15वां संस्करण। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड, जो कि 2008 से लगातार सबसे शांत देश होता आ रहा है। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, डेनमार्क तीसरे पर, स्लोवेनिया चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे अशांत देश या सबसे कम शांतिपूर्ण देश जो है वो है अफगानिस्तान। लगातार चौथे साल अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। अफगानिस्तान के बाद में यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान, इराक का नाम आता है। भारत का बहुत पीछे नाम आता है, 135वां विश्व में। लेकिन अगर मैं दक्षिण एशिया के देशों की बात करूं तो दक्षिण एशिया में 5वां स्थान है। ठीक है, दक्षिण एशिया में भूटान का पहला स्थान रहा, नेपाल का दूसरा स्थान रहा। दक्षिण एशिया में तीसरे स्थान पर बांग्लादेश रहा, लेकिन बांग्लादेश विश्व में 91वें स्थान पर रहा। श्रीलंका विश्व में 95वें स्थान पर रहा, लेकिन दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर रहा। 5वें स्थान पर रहा भारत दक्षिण एशिया में, लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, भारत का पड़ोसी देश है, विश्व में 150वें स्थान पर रहा, और जो कि दक्षिण एशिया में 6ठे स्थान पर रहा है। तो देख लीजिएगा भारत की ये स्थिति रही है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि महिला क्रिकेटर द्वारा पहले टेस्ट मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस महिला खिलाड़ी ने बनाया है? कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने कि सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया है? तो देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से मैं आपसे बता देता हूं कि शेफाली वर्मा यानी कि आपके प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। डी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही रहेगा। बात करूंगा इसके बारे में। मिताली राज जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर है और 10,000 रन बनाने वाली भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। झूलन गोस्वामी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है। हरमनप्रीत कौर टी20 कैप्टन है, साथ साथ में टी20 में शतक लगाने वाली भी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। समझ में आई बात? चलिएगा, शेफाली वर्मा ने 17 जून को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 96 रन बनाए। ठीक है, वे टेस्ट मैच में छक्का लगाने वाली भी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। उसी के साथ में यह किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर द्वारा टेस्ट डेब्यू मतलब कि जो पहला टेस्ट मैच होता है उसमें सबसे ज्यादा स्कोर है। इससे पहले स्कोर की बात करूं तो 75 स्कोर था, जो कि चंद्रकांता कोल ने बनाया था, और चंद्रकांता कोल का रिकॉर्ड अब शेफाली वर्मा ने तोड़ दिया है। तो ये थी आज की जानकारियां। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही है। इसको पसंद आ रही है तो आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या ज्ञानकोश ऐप से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।